कहते हैं अगर आपने एक अच्छा सेक्टर चूज कर लिया, अब उस सेक्टर के अंदर अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी ऑफ भी होगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग मल्टी बैगर रिटर्न्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। आप खुद सोचिए, डिफेंस सेक्टर, 2 साल पहले आपने डिफेंस सेक्टर में किसी ने कोई एवरेज मीडियोकर, फंडामेंटली मीडियोकर स्टॉक उठाया होता ना, वो भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की पोटेंशियल लगता है, और काफी दिन दिए भी हैं। रेलवे सेक्टर में सेम सिचुएशन। अब दिक्कत क्या है, हम सेक्टर ना चेंज करें क्या, अच्छा वो सेक्टर भाग गया वहां चलो, वो सेक्टर भाग गया वहां चलो। आज आपका गोयल आपको बताने वाला है 5 सेक्टर्स जो 2026 के लिए बहुत अच्छे पोजीशन है टू एक्सप्लोर इन 2025। इन सेक्टर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इन सेक्टर्स की एक बहुत स्ट्रक्चरल नीड है, प्राइवेट पैसा आ रहा है, हर चीज आपको बताऊंगा सो दैट आप अपने डिसाइड खुद कर पाएं कौन सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं, हर एक चीज। सो वीडियो लंबी होगी तो या तो आप इसको 1.5x में लिख सकते हैं, वरना टाइम से हम दे रखें, आप किसी टाइम से हमें जंप कर सकते हैं। तो और तो डिले देखो करना नहीं चाहता हूं, शुरू कर दीजिए। पहला जो सेक्टर आता है मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं पर्सनली इसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, बट आपको खुद की रिसर्च करनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यह है बैंक्स एंड एनबीएफसीज। नाउ लिसन टू दिस। अब ये कैसा सेक्टर है दैट इज पॉइज्ड फॉर मैसिव ग्रोथ फॉर 2026। क्यों? पहले शुरू करते हैं विद द इंडिया लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन क्या है? वी वांट कि कंपनी शुड कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया में बिजनेस होना चाहिए। एंड कंपनीज वो करना चाहती है, क्यों? बिकॉज इंडिया में एक बहुत यंग डेमोग्राफी है, इंडिया में ही लोग हैं जो खरीद रहे हैं सामान। अगर आप स्टेटिस्टिकली देखोगे 20% ऑफ द एंटायर डेटा इन द वर्ल्ड 20% बिलोंग्स टू इंडिया। यहाँ पर 20% डेटा में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, वट एवर इट इज, और डिमांड इधर से आ रही है। दैट्स वाई एप्पल वांट्स टू कम हियर, दैट्स वाई टेस्ला वांट्स टू कम हियर। अब दूसरी कंपनीज के लिए इंडिया आना इज अ गुड सिचुएशन। क्यों? लेबर कॉस्ट यहाँ पे चीप है। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर विद टाइम बेटर हो रहा है। थर्ड, गवर्नमेंट एड कर रही है। फोर्थ पॉइंट, जुडिशरी, हमारा जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना, कॉपीराइट क्लेम्स को, ट्रेडमार्क क्लेम्स को यूज कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, जो चीज चाइना में पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया इज अ बेनिफिशियल कंट्री फॉर दैट, जबकि इन चारों एस्पेक्ट में जरूरत चाहिए। बट एक एस्पेक्ट जो इन कंपनीज के लिए नॉन नेगोशिएबल हो जाता है और बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आरबीआई ने कसम खा लिया है कि इसको तो ठीक करके देंगे, दैट इज ease and liquidity of money. As a matter of fact, one of the reasons why USA has done so well previously and businesses वहाँ settle हुए, why? Because वहाँ पे ease of money बहुत ज़्यादा है। अब on 30 September 2025 संजय मल्होत्रा ने, जो RBI गवर्नर हैं, उन्होंने बोला है कि RBI सर 22 की रिफॉर्म्स कर रहा है और इनके 3 सिंपल टारगेट हैं। सबसे पहला, एनहांसिंग क्रेडिट फॉर कॉर्पोरेट्स, सेकंड, एनहांसिंग कस्टमर प्रोटेक्शन, एंड थर्ड है इंटरनेशनलिज्म ऑफ रुपी, कि रुपी ज्यादा बाहर यूज हो। अब आरबीआई अगर फोकस देखेंगे, 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ वाज 9.7%, 2023 में इट वाज 10.6%, फिर 2024 इट वाज 9.2%, 2025 इट इज 6.5%, एंड आरबीआई इज फोरकास्टिंग दैट 2026 इट वुड बी 6.8%। अब इसी का बेनिफिट उठाने के लिए आरबीआई हमारे फाइनेंस सिस्टम को बहुत कंपेरेटिव बना रहा है। सबसे पहली चीज इस रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। अभी आपने सुना होगा कि अगर आप अपने बैंक में जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, इट इज insured up to 1 lakh rupees. RBI wants to increase this limit, wants to banks increase the insurance amount so that banks ज़्यादा responsible हों with the depositors money और ज़्यादा diligently काम करें। फिर आता है second चीज़, that is the expected credit loss। यहाँ पे RBI क्या बोलता है कि पहले बैंक से करते थे, किसी borrower ने पैसा लिया, जब उसने पेमेंट्स करना बंद कर दिया तब जाके उसको ग्रेजुअली हम एनपीए में लाते थे। अब RBI बोल रहा है आपको फ्रॉम द गेट गो अपने borrower को ट्रैक करना है, और अगर कुछ भी आपको फिशी लगे तो आपको पहले से ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि क्या ये एनपीए हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है आपको प्रोविजन अकॉर्डिंगली खड़े करने पड़ेंगे। एंड थर्ड चीज विच आई फील इज अ वेरी बिग थिंग, कि पहले ना बैंक क्या करते थे, जो कंपनीज मर्जर्स एक्विजिशंस चाह रही हैं उनको कभी बैंक लोन्स नहीं मिलते थे, अब वो पॉसिबल है विद द मर्जर एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग। अब बैंक्स एंगल्स तो ग्रोथ हो रही है, बट एक और एंगल से ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, दैट इज एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। आरबीआई क्यों उन पे फोकस कर रहा है? बिकॉज एनबीएफसीज माइक्रो लोन्स देते हैं, और यहां से ना मेजरली एनबीएफसी से
कस्टमर्स की डिमांड ऊपर जाती है, बिकॉज कस्टमर्स के पास जितना पैसा आसानी से आएगा उतनी ही आसानी से वो चीज़ें खरीद पाएंगे। अब टू हेल्प एनबीएफसीज आरबीआई ने क्या किया है, सबसे पहली चीज़ कि बैंक्स को रिस्क वेटेज होती थी एनबीएफसी को पैसा देने में, अब उस रिस्क वेटेज को कम कर दिया है, सो एनबीएफसीज विल हैव मोर मनी फ्रॉम बैंक्स। एंड सेकंड चीज़ कि बैंक्स ने एनबीएफसीज की गवर्नेंस सिस्टम्स को स्ट्रॉन्गर किया है सो दैट ये एनपीएस के चांसेस कम हो। एंड मेन चीज़ तो जो गवर्नमेंट ने पुश किया सेक्टर को वो है सर जीएसटी रैशनलाइजेशन। जब से जीएसटी 2.0 आया है, जीएसटी कम हुआ है, डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, जिसके बारे में आगे और बात करेंगे, और ऐसी ही डिमांड बढ़ने की होप और भी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू इकरा रिपोर्ट उन्होंने बोला है इन 2026 बैंक का जो क्रेडिट है दैट शुड ग्रो बाय 10.4 to 11.3% जस्ट इन 2026। और यही चीज मैं एनबीएफसी की बात करूंगा तो द क्रेडिट ऑफ एनबीएफसी शुड ग्रो बाय 15 to 17%। क्यों? सबसे पहला लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो बैंक का सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको कम कर रहे हैं और सेम लेवल पे रख रहे हैं, जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया है। सेकंड, लिक्विडिटी बेटर हुई है और आरबीआई ने क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को बैंक्स के फेवर में कर दिया है। और थर्ड है डाउनवर्ड रिप्राइसिंग ऑफ डिपॉजिट्स। बेसिकली आरबीआई ने बैंक्स को अब ज्यादा लेवरेज और एबिलिटी दी है कि अपने सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स को वो कंपेरेटिव कर पाए और अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए। विद ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर इन अ ब्यूटिफुल पोजीशन टू टेक एडवांटेज। इंडिया ग्रोथ स्टोरी का भी गवर्नमेंट पुश कर रही है, आरबीआई पुश कर रहा है, और कौन से टॉप बैंक्स हैं वो तो आप जानते ही हो। अब सेकंड सेक्टर जाने के पहले ना एक बोनस टिप, एक बहुत मेजर हैक है जिसकी वजह से आपको ऑलरेडी पता चल सकता है कि दोस्त स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी कौन से सेक्टर्स में जा रहा है, सो दैट आपको एक हेल्प मिले कि कौन से डायरेक्शन के सेक्टर्स अच्छे हैं। और स्मार्ट मनी की बात करें, एक ऐसा स्मार्ट मनी है जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया आज की डेट में, बिकॉज जितना पैसा इस मीडियम के थ्रू आ रहा है इट इज़ मैसिव और आगे जाके बढ़ता ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स कहाँ पैसा डाल रहे हैं ना, किस सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, किन कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं, दैट कैन रियली इफेक्ट कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा इन द नियर फ्यूचर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में 0.5% इंक्रीज हुआ था इन सब म्यूचुअल फंड्स का, बिकॉज ऑफ विच एचडीएफसी का बैंक जस्ट शॉर्ट। फिर इस केस में आप देखोगे कि हेल्थ केयर सेक्टर्स में बैंक ने काफी पैसा डाला था, बिकॉज ऑफ विच हेल्थ केयर सेक्टर्स दे स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब या तो आप खुद टॉप म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करिए कि वो कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कहाँ नहीं डाल रहे हैं, या फिर यू कैन गो फॉर GIPT विच इज गोयला इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो ट्रैकर। यहाँ पे मैं और मेरी टीम क्या करेंगे, महीने के स्टार्टिंग में आपको सिंपल आसान भाषा में लिख देंगे कि कौन से स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, कौन से बेच रहे हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिले और क्लियर पैटर्न्स हम आपको बताते हैं इन सिंपल एक्सेल शीट। इसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज 2999 फॉर द एंटायर ईयर, बट जो फर्स्ट 15 सब्सक्राइबर्स होंगे जो नीचे लिंक क्लिक करके इसको लेंगे उनको मिलती है वैलिडिटी डायरेक्टली फॉर 2 years। तो जो चीज आपको 249 रुपीज अ मंथ कॉस्ट करेगी अब आपको कॉस्ट कर सकती है 124 रुपीज अ मंथ, दैट्स इट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो लिंक नीचे है, यू कैन जॉइन। अब आ जाते हैं सेकंड सेक्टर में, और इस सेक्टर को ना ज्यादा लोग भाव देते नहीं है और लोगों को लगता है इस सेक्टर ऑलरेडी चढ़ गया है, बट दिस सीम्स टू जस्ट बी द बिगिनिंग कि ये सेक्टर में कितना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। मैं बात कर रहा हूं अबाउट शिप बिल्डिंग। अब I'll tell you about interesting facts। 2022 का इंडिया का जो शिप बिल्डिंग मार्केट था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली वर्थ ऑफ $90 million। इट इज सेड बाय 2033 ये बढ़ के हो जाएगा टू $8 billion, मतलब 60% की कैगर ग्रोथ फ्रॉम $90 million टू $8 billion। मैं आपको ग्राफ में दिखाना चाहता पर ग्राफ में दिखा नहीं सकता, आपको पता है क्यों? बिकॉज इट इज 90 टाइम्स हायर। दिस इज द ग्रोथ जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है सेक्टर में, विच इज अनपैरेलल अगर मैं किसी और सेक्टर से कंपेयर भी करूंगा। अब बात करते हैं कि सर गवर्नमेंट ऐसा कर क्या रही है कि सेक्टर ऊपर जाएगा। पहली चीज, गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है फॉर शिप बिल्डिंग। अब ये 70,000 करोड़ को गवर्नमेंट ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है। 33.6% मनी विच इज अराउंड 24,736 करोड़, ये आपका जाएगा शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस एंड सर्विस। बेसिकली यहां पे गवर्नमेंट क्या फोकस करना चाहती है, दे वांट टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज टू इंडियन शिपयार्ड्स कि ज्यादा उनके पास पैसा है तो उनके पास ज्यादा लेवरेज बढ़े। सेकंड जो यहाँ पे स्कोप आता है, जहां पे 33.9% पैसा डाला है, वो है मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड, जहां पे 25,000 करोड़ जाएंगे। ये सेक्शन is dedicated
for finance maritime infrastructure, ship acquisition and modernization project. उसके बाद 27.1% पैसा विच इज 19,989 करोड़ ये जाएगा अंडर शिप बिल्डिंग क्लस्टर डेवलपमेंट, जहां पे शिप बिल्डिंग के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स मिलेंगे. कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकती हैं, अपना रिसोर्सेज शेयर कर सकती हैं. देयर कैन बी टेस्टिंग फैसिलिटीज, देयर कैन बी डॉक्स, देयर कैन बी ट्रेनिंग सेंटर्स, जो ओवरऑल शिप बिल्डिंग को इंडिया में बहुत पुश करेगा. फिर 5.4% पैसा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4,001 करोड़ गया है शिप ब्रेकिंग एंड वेसल क्रेडिट में, जहां पे इंकरेज किया जा रहा है कि वेसल्स को रिसाइकिल किया जाए. ये शिप बिल्डर्स का ना एक बहुत मेजर पेन पॉइंट है कि जो वेसल्स पुराने हो जाते हैं ना, उनसे पैसे कमाना और उसमें जो लॉस होता है वो बहुत मेजर हो जाता है. अब गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ब्रिलियंट सॉल्यूशन दिए. अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर आप किसी शिप के वेसल को इंडियन शिपयार्ड में डिस्पोज ऑफ करना चाहोगे तो यू विल गेट 40% ऑफ द शिप्स स्क्रैप्स वैल्यू, विच अगेन इज अ गुड थिंग. दूसरा, यहां पे एक बहुत मेजर पॉलिसी शिफ्ट हुआ है जहां पे शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है टू लार्ज शिप्स. इसका मतलब अब जो शिप बिल्डर्स हैं, फाइनेंसर्स है ना, दे कैन यूज शिप्स एज कोलैटरल, जिसकी वजह से उनको पैसा उठाने में आसानी होगी, इनके लिए लिक्विडिटी बहुत आसान हो जाएगी. एंड इन द इंडियन मरीन टाइम विजन 2030 एंड 2047 इनका एम है कि इंडिया का शिप बिल्डिंग की ग्लोबल मार्केट में शेयर लेस देन 1% हो और फिर बाय 2047 हम टॉप 5 प्लेयर्स में आ जाएं. इंडिया की बात करेंगे तो आज के दिन ज्यादातर हमारी शिप्स बाहर से ही आ रही हैं एंड इंडियन मेड शिप्स जो लोकली इंडिया में यूज हो रही हैं उनका मार्केट शेयर इज ओनली 5%, जो एक्सपेक्टेड है बाय 2030 हो जाएगा 7% एंड एक्सपेक्टेड है दैट बाय 2047 ये शेयर हो जाएगा 69%. और इस ग्रोथ के पीछे जो 3 मेजर रीजन ना, सबसे पहला गवर्नमेंट सपोर्ट इनिशिएटिव्स आर मैसिव. दूसरी चीज, इंडिया का एक कोस्ट लाइन एडवांटेज बहुत ज्यादा मेजर है, तो हमारे बहुत पोर्ट्स और डॉक्स बनने का चांस है. एंड थर्ड चीज, अगर मैं कंपेयर करूंगा टू द जायंट्स इन शिप बिल्डिंग, तो उन कंट्रीज से कंपेयर करूंगा तो इंडिया की जो लेबर है ना, इंडिया की लेबर काफी चीप कॉस्ट में अवेलेबल है. और ग्लोबली बात कर रहे हैं तो ग्लोबल कंपटीशन सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है चाइना, दैट इज सो बिग कि ग्लोबल शिप बिल्डिंग का मार्केट का 60 to 75% सर चाइना ओन करता है. उसके बाद जो 2 कंट्रीज पूरा शिप बिल्डिंग का पूरा खाई जाते हैं मार्केट शेयर, दैट इज जापान एंड साउथ कोरिया. एंड स्पेसिफिकली कंपनीज लाइक HD Hyundai, companies like Samsung Heavy Industries, they take the entire cake away. So it is extremely difficult कि इंडिया यहाँ पे सो येस इट इज़ डिफिकल्ट कि इंडिया यहाँ पे अपना एक मार्क छोड़ पाए. जस्ट टू गिव यू रेफरेंस कि जो पूरा ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट है ना, इट इज़ सेट टू बी ऑफ $150 billion एनुअली. और इंडिया का एम क्या है बाय 2033 टू बिकम $8 billion. हम तो सिंगल डिजिट में. तो दिस इज वॉट यू कैन सी कि इंडिया कितना ग्रोथ चाह रहा है एंड ग्लोबल मार्केट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड थिंग्स अब इतनी स्वीट भी नहीं है, ऑब्वियसली देयर स्वीट एंड सार बोथ है. अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2 टाइप के शिपयार्ड हमारे यहाँ. एक है पब्लिक शिपयार्ड जहाँ पे कंपनीज लाइक मैज़गॉन डॉक शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड. इन पब्लिक सेक्टर यार्ड्स में ज्यादा नेवल या डिफेंस वेसल्स बन रहे हैं, ठीक है. फिर आते हैं प्राइवेट यार्ड्स जो हैं लार्सन टूबो के, भारतीय शिपयार्ड के, ABG शिपयार्ड के. यहाँ पे आपकी कमर्शियल, कार्गो, ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स बन रहे हैं. यहाँ पे शिप रिपेयर्स भी होते हैं, राइट. तो ये तो ठीक है, बट अगर आप थोड़ा डीपर जाओगे ना, तो इफ यू लुक एट मैज़गॉन डॉक शिपयार्ड, उनका 40,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो इंडियन डिफेंस और नेवी से ही है. तो काफ़ी सारी जो हमारी शिप बिल्डिंग कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं ना, वो इंडियन कंपनी से ही मिल रहे हैं बिकॉज सरकार उनको इंकरेज करिए. काफ़ी तो आर्मी की तरफ से आ रहे हैं. सो दैट इज वाई इट बिकम्स चैलेंजिंग कि इंडिया ग्लोबल स्केल में अपना मार्केट शेयर बढ़ाए, बट वी हैव द मीन्स टू डू सो. अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कैटेगरी में, सबसे पहले आता है कोचिन शिपयार्ड. 22% का मार्केट शेयर है, ऑर्डर बुक अराउंड 21,100 की है एंड इनके FY25 का रेवेन्यू हैज ईयर ऑन ईयर जंप्ड अप बाय 24%. मार्जिन्स आर एट 20% मार्जिन्स विच इज क्रेजी, राइट. फिर बात करते हैं गार्डन रीच की. ऑर्डर बुक इज ऑफ 22,681 करोड़. ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 41%. पैट इज मोर देन 48%, इनसेन. फिर मैज़गॉन डॉक शिपयार्ड भी है जो 12% मार्केट शेयर वो करता है. तो दीज कंपनीज आर सम ऑफ द बिग प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री. अब आ जाते हैं थर्ड सेक्टर में, दैट इज द BESS सेक्टर, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. अब मैंने ये पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी एनर्जी सेक्टर में. अब एनर्जी सेक्टर में बिजली पहले बनती है,
फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट? ये 3 चीज़ें लोग इस पर ही फोकस कर रहे हैं। बट एक और चीज़ जिस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है वो है स्टोरेज, जो अगेन मैंने इस वीडियो में बहुत ब्यूटीफुली समझा है। इस वीडियो के बाद ना आपको कभी कोई इशू आएगा ही नहीं एनर्जी सेक्टर में। जो क्लैरिटी और कन्विक्शन आपको मिलेगा इज गोना बी टू अनदर लेवल। ये गोयला का प्रॉमिस है। ये वीडियो मैं तो रिकमेंड करूंगा वो पूरी देखनी चाहिए, बट अगर पूरी देखने का टाइम नहीं है बिकॉज बहुत डिटेल में है, तो यू शुड जंप टू द टाइम स्टैम्प ऑफ 13 मिनट्स 48 सेकेंड्स एंड आप एक BESS के सेक्टर को और डीपली समझ पाओगे। वहां पे मैंने उसको काफी चीजों से कंपेयर भी कर रखा है, तो वो आप जरूर चेक करना। अब फॉर दिस वीडियो, अब बेसिकली क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली कि बिजली जब जनरेट हो रही है, राइट, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, तो चाहे मैं विंड एनर्जी की बात करूँ, सोलर एनर्जी की बात करूँ, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीक एनर्जी जनरेट हो जाती है। बस उस एनर्जी वो उस समय यूज नहीं हो रही है, उस एनर्जी को स्टोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो BESS जैसे सिस्टम से स्टोर होता है। क्यों स्टोर होना जरूरी है? अगर आपके पास एनर्जी स्टोर पे रहेगी और हमारा प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होगा ना, तो रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने का फायदा भी है। तो जो इंडिविजुअल्स है, हाउस होल्ड्स को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और बिजनेस ओनर्स की बात करूंगा उनको भी एक अनइंटरप्टेड फ्लो मिलेगा। जहां पे अगर कल को सपोज धूप नहीं है या फिर कोई साइक्लोन आ गया, बारिश नहीं है या विंड नहीं आई, तो बिजली स्टोर पे होनी चाहिए सो दैट अपनी इकोनॉमी चलती रहे। तो बात का तात्पर्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी जरूरी है ना, उसके साथ जरूरी एक और चीज है, दैट इज द ग्रिड स्टेबिलिटी। वो ग्रिड संभालने लायक होना चाहिए वो बिजली की उस एनर्जी को, और उस ग्रिड का बहुत ज्यादा इंटेग्रल पार्ट आता है सर बैटरी स्टोरेज। अब अगर मैं BESS मार्केट की बात करूंगा 2024 में इट वाज ऑफ $7.8 बिलियन। इट इज सेड बाय 2030 ये 26% कैगर से ग्रो करेगा, 26% कैगर से ग्रो करेगा एंड विल रीच अप टू $32 बिलियन। और आपको मैं और स्टार्ट्स बताता हूं। एज ऑफ दिसंबर 2024 जो BESS कैपेसिटी इंडिया में थी दैट वाज ऑफ 442 मेगावाट्स। इट इज सेड बाय 2032 ये 442 मेगावाट्स बन जाएंगे टू 74,000 मेगावाट्स, मतलब 7.4 गीगावाट्स। एक बार जस्ट पॉज एंड थिंक अबाउट द ग्रोथ वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये ग्रोथ बैकअप भी है, जहां पे गवर्नमेंट ने 7.6 गीगावाट्स का एलोकेशन ऑलरेडी कर दिया है टू डेवलपर्स टू क्रिएट दिस BESS एक्सपेंशन। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ग्रिड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है विद द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज की बात करूंगा, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 इंडिया ने एक रिकॉर्ड ग्रोथ कर दिया है कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज इंक्रीज बाय 57% ईयर ऑन ईयर। एज जून 2025 हमारी जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी थी वो थी 230 गीगावाट्स एंड टारगेट क्या है? बाय 2030 वी वांट 500 गीगावाट्स। ये टारगेट सीम्ड कंप्लीटली अनअप्रोचेबल, जो अभी भी काफी हद तक लगता है, बट जिस पेस में गवर्नमेंट जा रही है ना, इट सीम्स मोर एंड मोर प्रोबेबल। और अब बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या स्टेप्स ले रही है। इन स्टेप्स को मैं चाहूंगा ना आप खुद भी गूगल करके बारे में पढ़िए, सो दैट आपको और कन्विक्शन आएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी वेदर यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इन द सेक्टर और नॉट। यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले आता है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज, 2023 में आई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स। ठीक है, मैंडेट्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन 1% 2024 में टू 4% बाय 2030। फिर PLI स्कीम्स आ रही हैं जिसमें 1800 करोड़ का वो एड दिया जाएगा। फिर है आपकी वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम्स, फिर है एडिशनल VGF स्कीम्स फॉर स्टैंड अलोन BESS डेवलपमेंट्स, फिर वेवियर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। सो ये सारी स्कीम्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एजेंडा ये है, गवर्नमेंट सर ग्रिड पे भी फोकस करना चाहती है, बिकॉज अगर ग्रिड ही नहीं है तो इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करके भी हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अब बात करते हैं रिस्क की। अब इस सेक्टर में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो बैटरी एनर्जी पैक्स बन रहे हैं, जो बिजली स्टोर करते हैं ना, ये ज्यादा लिथियम आयन के हैं और लिथियम आयन महंगा है। बट अब EV अडॉप्शन बढ़ा है, लिथियम आयन ज्यादा मेजर यूज केस में आ रहा है, ग्लोबल मार्केट में ज्यादा आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच लिथियम आयन की प्राइसेस हैव सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन। और जितनी ये प्राइसेस ड्रॉप डाउन करती रहेंगी ना, उतना ही हमारे देश के लिए और प्राइवेट मनी के लिए इट इज मोर एंड मोर वायबल कि हम BESS डेवलपमेंट्स और करें। यहाँ पे जो स्टॉक्स कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है एक्मे सोलर, हु आर कमिटेड फॉर 3.6 गीगावाट्स ऑफ BESS कैपेसिटी। फिर है अद्वैत इंफ्राटेक जो 500 मेगावाट्स 200 मेगावाट्स की BESS वो ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। फिर है बोनांदा इंजीनियरिंग, फिर टाटा पावर तो सर है ही है, एंड क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो भी हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टॉप। अगेन इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टॉप है, बाकी कंपनीज अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी है। अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी में आप चाहते हो कि यार गोयला उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए या किसी सेक्टर में, तो कमेंट्स में डालना। जिस कमेंट्स में सबसे ज़्यादा उसके कमेंट्स आते हैं, एटलीस्ट 100 कमेंट्स अगर किसी एक सेक्टर एक स्टॉक के आते हैं, तो उसमें डिटेल वीडियो तो आना पक्का ही पक्का है। अब चलते हैं दूसरे सेक्टर में। अब ये सेक्टर थोड़ा
यूनिक है बिकॉज इसमें आप लॉजिक दोनों तरफ डाल सकते हो और मतलब थोड़ा लॉजिक डिफाइंग है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये आई थिंक मारुति सुजुकी की चेयर का स्टेटमेंट था कि अगर एक एवरेज गाड़ी हम 10 से 12 लाख की बेच रहे हैं, दैट्स द एवरेज प्राइस पॉइंट जहाँ पे गाड़ियाँ बिक रही हैं, आप कंपेयर करिए हाउस होल्ड्स की इनकम का है। बहुत छोटे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम 20 लाख रुपए साल के ऊपर जाती है। तो टेक्निकली हम कितना बढ़ जाएंगे, कितना स्केल कर लेंगे, देयर इज ऑलवेज अ स्केलेबिलिटी कैप एंड आई अग्री टू दिस। और ये एक्चुअली लॉजिकल फैक्ट है, बट इसमें लूपहोल्स क्या है? पहली चीज, अभी भी अनफॉर्चुनेटली अगर इनकम टैक्स की बुक्स में दिखा रहा है कि सिर्फ कुछ ही हाउस होल्ड हैं जो 20 लाख रुपीज से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, वो इनकम टैक्स की बुक्स में दिखा रहा है। शायद रियलिटी में वैसा ना हो, शायद रियलिटी में नंबर उसके ज्यादा हो। दूसरी चीज कि यार इंडिया में गाड़ी कोई लॉजिक देके तो खरीदता ही है ना। इंडिया में गाड़ी लोग खरीदते हैं एक सोशल स्टेटस देके। आज के दिन भी अगर कोई बच्चा या बेटी पहली गाड़ी खरीदता ना, सर माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सक्सेस, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इट इज अ स्टेटमेंट दैट यू हैव अराइव्ड। चाहे गाड़ी छोटी हो, बड़ी हो, किस लेवल की हो, तो इंडियंस का जो गाड़ी से मोहब्बत और प्यार है, आई वुड से इट इज समथिंग वेरी इक्विवेलेंट टू व्हाट अ वेडिंग इज। शादी में इतना पैसा खर्च करना फॉर एन इंडियन के सेंस बनता है, लॉजिकल सेंस नहीं, तभी भी कैंडियंस करते हैं। हाँ, बिकॉज इट इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन, इट्स अ इमोशनल डिसीजन। एंड सेम विद कार्स, इन माई ओपिनियन इट इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन, इट इज मोर देन नंबर ऑफ टाइम्स people take a emotional decision here. And sir, इस September 2025 में ऑटोमोबाइल सेल्स वेंट अप बाय 5.2% ओनली इन 1 मंथ, जहां पे टू व्हीलर्स की सेल्स वेंट अप बाय 6.5% एंड पैसेंजर व्हीकल्स की सेल वेंट अप बाय 5.8%। और अगर मैं बात करूंगा स्पेसिफिक डेट की, 22 सितंबर 2025, यू विल सी टाटा मोटर्स ने सर 10,000 गाड़ियां भेज दी, मारुति सुजुकी ने 30,000 गाड़ियां भेज दी, हुंडई मोटर ने 11,000 गाड़ियां भेज दी। ये इसलिए हुआ है बिकॉज पहली चीज फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि सीजन शुरू हुआ था, धनतेरस के आसपास है, दिवाली का सीजन है, इस टाइम पे लोग गाड़ियां खरीदते हैं एंड इंडियंस के लिए इस टाइम पे गाड़ी खरीदना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड दूसरा फैक्टर जो बहुत मेजर सर, गाड़ियां सस्ती हो गई हैं बिकॉज ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन। जहां पे आप देखेंगे स्मॉल कार्स जिनका पेट्रोल इंजन इज इक्वल टू लेस देन 1200 सीसी एंड डीजल इंजन इक्वल टू लेस देन 1500 सीसी एंड लेंथ इज इक्वल टू लेस देन 4 मीटर्स, 28% से जीएसटी 18% हो गया है। कमर्शियल व्हीकल्स में 28% से 18% हो गया है। 3 व्हीलर्स में 28% से 18% हो गया है। लग्जरी व्हीकल्स में जहां पे अगर मैं जीएसटी सेस सबको मिला के अप्रोक्सीमेटली 50% इफेक्टिव टैक्स बढ़ता था, अब भी गिर के हो गया है 40% फ्लैट रेट। सो कार्स हैव बिकम चीपर और इंडियंस को तो भाई एक बहाना चाहिए गाड़ी खरीदने का। एंड जब फाइनेंस और ईजी है, जो हमने बात की अबाउट एनबीएफसी एंड बैंकिंग और ईजिली क्रेडिट अवेलेबल है, फॉर मी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई एम पर्सनली वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत लोग इसमें क्वेश्चन उठा सकते हैं जो शायद सही भी हैं, आपका इसमें क्या टेक है आप नीचे जरूर बता सकते हैं। फिफ्थ सेक्टर जो आता है ये इसलिए अच्छा करता है बिकॉज ऑफ राइजिंग अर्बनाइजेशन। इंडिया वैसे ही गर्म देश है, ट्रॉपिकल कंट्री है, एंड विद द राइजिंग टेम्परेचर्स एंड विद द ग्रोइंग इनकम ऑफ द मिडिल क्लास विच इज द एसी इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूंगा अबाउट द रेजिडेंशियल एसी मार्केट, इट इज सेड दैट फ्रॉम 2025 टू 2033 रेजिडेंशियल एसी मार्केट ग्रो कर सकता है बाय 15.6% कैगर और पहुंच जाएगा टू 19.63 बिलियन बाय 2033। और यही चीज अगर मैं कमर्शियल एसीज के लिए बात करूंगा, दैट आर वैल्यूड एट $1.5 बिलियन इन 2024 आर एक्सपेक्टेड टू रीच $6.34 बिलियन बाय 2033, मतलब 16.88% की कैगर ग्रोथ। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो सबसे पहले है राइजिंग अर्बनाइजेशन विद द राइजिंग मिडिल क्लास, जहां पे एवरीवन इज लाइक कि एसी इज नो लॉन्गर अ लग्जरी टू हैव। अब एसी एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है जो सबको चाहिए। सेकंड आ जाएगा ग्रोइंग टेम्परेचर्स, एंड इंडिया में तो टेम्परेचर्स की बात ऐसे करेंगे तो पूरे टाइम रिकॉर्ड्स ब्रेक होते रहते हैं, जहां पे द मोस्ट हॉटेस्ट मंथ आ जाता है, द कोल्डेस्ट मंथ आ जाता है, द हैवीएस्ट रेनफॉल आ जाती है, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल आ जाती है। एंड दिल्ली में तो अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन लेवल्स का ही रिकॉर्ड ब्रेक होता रहता है। तो एसीज अगेन यहाँ पे एक मस्ट है। बट सीइंग दिस रिस्क जो यहाँ पे मेजर है, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजली की कॉस्ट। अगर बिजली कॉस्ट बहुत महंगी आती है, डायरेक्टली एसी कंजम्पशन नीचे आएगी बिकॉज इंडिया थोड़ा क्या सब बहुत ज़्यादा ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। एंड फिर आ जाता है कंपटीशन में विच इज़ अगेन वेरी प्राइस सेंसिटिव। इंडिया में क्वालिटी शायद कोई देखेगा नहीं। अगर एलजी के एसी बहुत अच्छे हैं तो एलजी के एसी देने वाले बहुत कम हैं। पीपल वुड प्रेफर एसी जो बहुत सस्ते आते हैं, और 500-600 रुपये के डिफरेंस के बीच में भी ना एसी का डिसीजन मेकिंग कैन चेंज कंप्लीटली। यहाँ पे जो कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग आती हैं, सबसे पहले है वोल्टास जिनका 24% मार्केट शेयर है। देन आती है ब्लू स्टार जिसका 20% कमर्शियल में मार्केट शेयर है, कमर्शियल में
आर वेरी बिग। फिर आते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका 12% मार्केट शेयर है, अभी कंपनी लिस्टेड है। फिर आते हैं पैनासोनिक 10% मार्केट शेयर, अदर्स का है 54% मार्केट शेयर। तो ये थे 5 सेक्टर्स। आपका सेक्टर फेवरेट कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप सोचते हो कोई और सेक्टर अच्छा है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो यहां तक देख रहे हो लाइक जरूर करना, एंड एनर्जी सेक्टर वाली वीडियो ना उसको मिस मत करना। दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर यू ये वीडियो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.